हेलो प्यारे बच्चों। आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नवोदय विद्यालय की तैयारी में गणित का आज दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्या पर चार आधारभूत संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। तो इस वीडियो में मैं इस चैप्टर की जो भी थ्योरी है वो क्लियर करा दूंगा। अ- अगले पार्ट में, अगले वीडियो में इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो मैं हल कराऊंगा। तो समय को ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं तेजी से। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्या संख्या पर आधारित चार मूलभूत संक्रिया। चार मूलभूत संक्रियाएं। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर का जो नाम है उसी का मतलब समझ लेते हैं क्या है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और चार आधारभूत संक्रियाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली चीज है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या के बारे में पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पुनः फिर दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। पूर्ण संख्याएं जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच इत्यादि। यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी गिनती गिनने वाली संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। और ये जो है ये शून्य है। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तब ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो यही होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण मतलब कंप्लीट हो गई। अब पूर्ण संख्या के बारे में बता चुके, ठीक है। अब इन पर आधारित चार मूलभूत संक्रियाएं। तो चार मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं? चार मूलभूत संक्रियाएं हैं एक, दो, तीन और चार। जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया है, पूर्ण संख्याएं और उस पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग के जो नियम कायदे हैं वो बताए गए हैं। बस आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज, अगला पॉइंट क्या होगा? पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत नियम। मूलभूत नियम कौन कौन से होंगे? पहला नियम संबरक नियम। क्लोजर ला। संबरक नियम। दूसरा क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव ला।
अभी इनके बारे में तीसरा नियम साहचर्य नियम। एसोसिएटिव लॉ। और लास्टवा नियम है वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अब समझते हैं एक एक करके इन नियमों को। नियमों को याद नहीं करना है, केवल समझना है। समवर्ग नियम। सम। सम मतलब जैसा है वैसा। यानी ये नियम ये कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणा भी एक पूर्ण संख्या होती है। यानी जैसा है वैसा। तो देखते हैं। जैसे जैसे कोई दो पूर्ण संख्या ले लेते हैं। जैसे एक पूर्ण संख्या है मान लो दो, और दूसरी पूर्ण संख्या है तीन। उसका गुणा कर दिया तो छः। तो अब देखिए, दो भी एक पूर्ण संख्या है, तीन भी एक पूर्ण संख्या है, और छः भी एक पूर्ण संख्या है। यानी गुणा कर देते हैं, दो पूर्ण संख्याओं का गुणा भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। जोड़ में दो धन तीन बराबर पाँच। ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। और इन दोनों का जोड़ भी एक पूर्ण संख्या है। तो ये नियम यही कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक है, तो उनका योगफल या योग जो प्राप्त होगा वो पूर्ण संख्या होगी। अगर गुणा करेंगे तो गुणनफल यानी जो गुणा प्राप्त होगा वो भी एक पूर्ण संख्या होगी। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय जैसा कि नाम से क्लियर होता है, क्रम और विनिमय मतलब अदला बदली। ठीक है। पूर्ण संख्याओं के जोड़ और गुणा की क्रिया में यदि पूर्ण संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए तब भी जोड़ और गुणा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए इस बात को कैसे समझते हैं। जैसे मान लो कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो गुणा तीन। ठीक है। अब इसमें दो पहले नंबर पर है और तीन दूसरे नंबर पर है। ठीक है। एक केस और लिखते हैं, तीन गुणा दो। इसमें स्थान बदल गया, क्रम बदल गया। तीन पहले नंबर पर है, दो बाद में। ठीक है। देखते हैं इनका जो गुणा करने के बाद जो फल प्राप्त होता है गुणनफल, वो उतना ही होता है, दो तियां छः। और इसका भी तीन दो नहीं छः। यानी कि चाहे आप दो पहले नंबर पे रखो, चाहे आप तीन पहले नंबर पर रखो, चाहे आप तीन दूसरे नंबर पे रखो, चाहे आप दो दूसरे नंबर पर रखो, ये मान इतना ही आएगा, बराबर ही आएगा। तो यही ये नियम कहता है क्रम विनिमय। विनिमय मतलब अदला बदली। क्रम की अदला बदली अगर कर ली जाए तब भी पूर्ण संख्याओं के जोड़ और गुणा का जो फल होता है, ठीक है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जोड़ में भी देख लेते हैं। जोड़ में भी दो धन तीन, ठीक है, और तीन धन दो बराबर, ठीक है, देखो दो में तीन जोड़ेंगे तो पाँच, तीन में दो जोड़ेंगे तो पाँच। तो ये नियम यह कहता है कि क्रम विनिमय नियम। ठीक है। साचार्य नियम, साथ साथ आने वाला नियम सहचार। ठीक है। तो साचार्य नियम में क्या होगा? सहचार नियम में ये होता है कि जैसे दो
गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, एक केस ये हो गया। 2 गुणा 3 और गुणा 4। ठीक है, 3 का गुणा चाहे 4 के साथ पहले कर दिया जाए, या 3 का गुणा चाहे 2 के साथ पहले कर दिया जाए। ठीक है, इन दोनों के उत्तर बराबर ही आएंगे। देखिए अब 2, ऊपर वाले को देखेंगे 2। ठीक है, गुणा कोष्टक वाला पहले हल किया जाएगा, 3 चौकू 12। ठीक है, तो और आगे बढ़ाएंगे, 12 दूनी 24। ठीक है, नीचे वाले को देखेंगे, 2 तियाँ 6, कोष्टक वाला पहले हल किया जाएगा, गुणा 4। ठीक है, और ये होगा 6 चौक 24। देखिए दोनों उत्तर एक जैसे हैं। ठीक है, यानी सहचार नियम में जो है ये चीज़, ये कंडीशन लागू होती है। ठीक है, चाहे ये पहले आप गुणा करिए इनका, चाहे इनका पहले करिए। ठीक है, उत्तर दोनों का बराबर ही आएगा। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, वितरित करने वाला नियम, बांटने वाला नियम। ठीक है, तो बांटा कैसे जाएगा ये भी आप समझ लीजिए। एक केस है, जैसे मान लो 2 गुणा 3 धन 4। अब ये कैसे वितरित होगा, देखो बराबर, ये 2 3 के भी पास जाएगा, ये 2 4 के भी पास जाएगा। ठीक है, 2 गुणा 3 धन 2 गुणा 4। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, उत्तर दोनों का बराबर आएगा, चाहे इधर से देख लो चाहे उधर से देख लो। ये क्रम, ये वितरण नियम हो गया, वितरित हो गया। ठीक है, वितरण वाला। ठीक है, वितरित हो गया। दो दो जो ये है वो 3 के पास भी वितरित हो गया, और 2 जो ये है ये 4 के भी पास वितरित हो गया। ठीक है, बट गया, वितरण मतलब बट गया। ठीक है, दोनों का उत्तर अगर देखेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो कोष्टक वाला पहले हल करेंगे, 3 में 4 जोड़ लिया तो 7 हो गया। ठीक है, गुणा 2। ठीक है, और ये आएगा 7 दूनी 14। ठीक है, इधर वाला 14 आएगा, इधर वाला देखते हैं कितना आएगा, 2 तियाँ 6 और धन 2 चौकू 8। ठीक है, ये भी 14 आएगा, ये 2 सत्ते 14, और ये 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14। देखो दोनों बराबर हैं कि नहीं, तभी बराबर का निशान लगा। क्लियर है इतना कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, इतना इतना क्लियर हो गया होगा। नियम बहुत सरल है, समवर्ग, यानी जो है वही, जो है वही का मतलब क्या होगा कि पूर्ण संख्या का गुणा है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। यदि 2 पूर्ण संख्या जोड़ी जाएंगी, ठीक है, तो योगफल जो प्राप्त होगा, जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वो पूर्ण संख्या ही होगी। क्रम विनिमय नियम क्या होगा, क्रम की अदला बदली कर दो। जो 4 मूलभूत संक्रियाएं थी, ठीक है, उनमें जोड़ और गुणा की जो क्रिया होती है, भाई जोड़ेंगे तो कम से कम 2 अवयवों की जरूरत पड़ेगी, 2 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उनमें उनका क्रम अगर बदल दिया जाए, ठीक है, चाहे अब जैसे ये केस है, चाहे 2 पहले ले लिया जाए, ठीक है, चाहे 2 बाद में ले लिया जाए, उत्तर दोनों का बराबर ही आएगा। तो क्रम विनिमय नियम। अगला है साचार्य नियम। साचार्य नियम में क्या होता है, ये इस टाइप का आता है। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 4। ठीक है, और ये हो गया 2 गुणा 3 और गुणे 4। ठीक है, ब्रैकेट में पहले 3 और 4 को 3 और 4 का गुणा किया जाएगा, और इस वाले में 2 और 3 का पहले गुणा किया जाएगा। ठीक है, दोनों का उत्तर समान आएगा। वितरण नियम, वितरित करने वाला नियम, तो ये कंडीशन लागू होती है। ठीक है, इस टाइप से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट। अब तत्समक अवयव, एक शब्द आता है, तत्समक अवयव या इकाई अवयव। इकाई अवयव क्या होता है, तत्समक, तत्सम, जैसा है वैसा ही रहे, कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो अब 2 संक्रिया है, पहली संक्रिया जोड़ की और दूसरी संक्रिया गुणा की। जोड़ में
जोड़ की क्रिया में, जोड़ की क्रिया में तत्समक अवयव, यानी कोई भी प्रभाव ना पड़े किसी संख्या पर, जैसे किसी भी संख्या में अगर कौन सा ऐसा अवयव जोड़ा जाए कि उस संख्या पर कोई प्रभाव ही ना पड़े, ठीक है, योगफल उतना ही आए जितनी वो संख्या थी, ठीक है। तो जोड़ की क्रिया में तत्समक अवयव शून्य होता है, तत्समक अवयव शून्य होता है, शून्य होता है। जैसे जैसे आप 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा। इस 5 पे कोई प्रभाव पड़ा तो उत्तर आया नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये जो शून्य जो है ये तत्समक अवयव है किसके लिए? 5 के लिए। क्लियर हो गया होगा इतना। अगला है गुणा। गुणा की क्रिया में, गुणा की क्रिया में, गुणा की क्रिया में तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव एक होता है, एक, 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 एक संख्या होती। कैसे? जैसे 6, ठीक है, इसमें एक का गुणा कर दो कितना रहेगा? 6 ही रहेगा। 8, इसमें एक का गुणा कर दो कितना रहेगा? 8 ही रहेगा, ठीक है। यानी ये एक इस 6 के लिए तत्समक अवयव है, ठीक है, जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अगला, अगला क्या है तत्समक अवयव के बाद? शून्य के गुण, शून्य के गुण, शून्य के गुण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। पहले इतने समझ लेते हैं। अगर आप किसी संख्या में शून्य को आप जोड़ेंगे तो वो संख्या उतनी ही रहे। दूसरा, अगर आप किसी संख्या में शून्य का गुणा करेंगे तो शून्य हो जाए। चौथा, अगर आप, ठीक है, किसी संख्या में शून्य का भाग देंगे, पहला केस, अगर आप, अगर आप किसी संख्या का शून्य में भाग देंगे, ठीक है, किसी शून्य का भाग किसी संख्या में देंगे, ठीक है। अब ऊपर शून्य और नीचे ये संख्या, ठीक है। तो देखिए अब ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं, या क्यों परिभाषित नहीं है? क्योंकि इसका उत्तर अनंत आता है, अनंत। अनंत मतलब अनलिमिटेड, की कोई सीमा नहीं, ठीक है। अगर शून्य, अगर शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो उत्तर आता है शून्य। क्यों? क्योंकि कोई भी पहाड़ा शून्य से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे 5, जैसे यहाँ पे शून्य में 5 का भाग देंगे, कंडीशन ये आएगी शून्य अंदर होगा 5 बाहर होगा, ठीक है। अब कोई भी पहाड़ा, जैसे पहाड़ा होता है 5 0 5 एकम 5 दूनी, पहाड़ा शून्य से स्टार्ट होता है, लेकिन शून्य वाला बोला नहीं जाता है। रियल बात यही कि शून्य से स्टार्ट होता है, तो 5 0 0, ठीक है। तो अब 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 0 से ज़्यादा ना हो, तो 5 0 0, ठीक है, ये कट गया। देखो 5 का भाग जब 0 में देंगे तो 0 आएगा, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी थी, ठीक है, कि 5 का भाग अगर 0 में देंगे तो 0 आएगा। क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। पहाड़े में ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाग की क्रिया में ये बहुत काम आता है, ठीक है। बहुत से लोग भाग गलत कर देते, तो ये आपको क्लियर रखना है। शून्य के गुण, एक शून्य का और गुण है, एक गुण और है कि अगर ये चीज़ आप
चाहे रट लो चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, अपने दिमाग में बिठा लो कि कोई भी संख्या अगर है, चाहे कोई सी संख्या लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ठीक है, 45 ले लो, ठीक है, अगर उस पे घात शून्य है, घात शून्य है, घात शून्य है, ठीक है, तो इसका उत्तर हमेशा एक आएगा। एक, ये आप इस चीज को दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अगर किसी संख्या की घात शून्य है तो उसका उत्तर हमेशा एक आएगा, ठीक है। अगला, नेक्स्ट, एक के गुण, एक के गुण, एक के, एक के क्या गुण होते, एक के गुण, ठीक है, एक के गुण क्या होंगे, एक के गुण, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर एक का गुणा किसी में किया जाएगा, एक का गुणा अगर किसी भी संख्या में करेंगे तो वो संख्या उतनी रहेगी, ठीक है। एक का गुणा किसी संख्या में करने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तत्समक अवयव होता ही बता ही चुके थे। अगला क्या है कि अगर -1, और एक केस और है, -1, अगर इसके ऊपर घात, कोई घात सम पूर्णांक है, सम संख्या, और यहाँ पर विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक कोई संख्या है, अगर सम पूर्णांक है तो इसका उत्तर धन एक या एक आएगा, और अगर विषम पूर्णांक संख्या है तो इसका उत्तर -1 आएगा। कैसे होगा यह भी समझ लीजिए। जैसे -1 है, -1, अब इस पे सम पूर्णांक संख्या तो मान लो 2 ले लेते हैं, तो -1 गुणा -1, ठीक है। अब माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो +1 आएगा, यही हमने बताया था, यही नियम बनता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं इस वाले को, -1 उस पे घात 3, विषम पूर्णांक संख्या लेनी है, ठीक है, तो -1 गुणा -1 गुणा -1, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। अब माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, +1, उस प्लस का माइनस में गुणा होगा तो -1। आपको ये ध्यान रखना है मुख्य तौर पर कि अगर माइनस गुणा माइनस तो प्लस आता है, और अगर माइनस गुणा प्लस तो माइनस आता है, ये ध्यान रखना। दोनों माइनस तो प्लस हो जाएगा, और अगर एक माइनस गुणा की क्रिया में है तो माइनस रहेगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला इसमें क्या होगा, अगला जो है इसमें विभाज्यता का नियम, विभाजन वाला नियम, ठीक है, यानी भाग का नियम। विभाज्यता के नियम क्या होंगे, विभाज्यता के नियम समझते हैं इसको। भाग देने का नियम, तो पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम,
या इसको थोड़ा और सरल में, ये नंबर ना डालने के बजाय ऐसे समझो, सीधे समझिए। ठीक है, मेन काम है समझना। 2 का भाग, इसी संख्या में 2 का भाग कब जाएगा? 3 का भाग। 4 का भाग। 5 का भाग। 6 का भाग। 8 का भाग। 7 का नहीं, 8 का। 9 का भाग। और 11 का। ये एक दृष्ट में इसको समझेंगे। तो इसमें 2 का भाग, 2 के भाग के लिए सीधी सी बात है, कोई सी बड़ी संख्या लिखी हुई हो, ठीक है, जैसे मान लो 5, 4, 3, 2, 8। अगर उसके इकाई का अंक एक कोई सम संख्या है तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा। बस इतना ही नियम है इसका। यदि उसमें जो है इकाई का अंक कितना हो, कोई सम संख्या है, तो उसमें जो है 2 का भाग चला जाएगा। 3 में क्या होता है? 3 का भाग तब जाएगा यदि यदि कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, जैसे मान लो 5, 3, 8, ठीक है, ये संख्या दी हुई है, इसमें तीनों अंकों को जोड़ लेंगे तो 5 धन 3 धन 8, ठीक है, तो 5 3 8 8 16, 16 3 से विभाजित नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, इस 538 में 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग तब जाएगा जब दी हुई संख्या के सभी अंकों को आप जोड़ लेंगे। जोड़ने पर अगर 3 का भाग जो योगफल आता है उसमें 3 का भाग अगर नहीं जाता है तो फिर वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। इसी में एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो ये 538 के बजाय 537 होती तब, तो 537 में क्या होगा? 538 था उसमें नहीं गया, ठीक है, यदि 537 है तब को भी चेक कर लेते हैं। तो 5 धन 3 धन 7 बराबर 5 3 8 और 7 15, 15 का 5, ठीक है, ये 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 पंचे 15, ठीक है, 3 पंचे 15। तो इसमें देख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं कि 537 जो है, 537 3 से विभाजित है कि नहीं, ठीक है, तो 3 एकम 3, ये 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 नेम 27, ठीक है, विभाजित हो जाएगी। यानी कि सीधी सी बात है कि यदि कोई संख्या दी हुई है, उस संख्या के सभी अंकों को हम जोड़ लेंगे, ठीक है, जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा, योगफल अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 का नियम। अब एक चीज और है, 3 में भाग का नियम और 9 के भाग का नियम एक ही है, सेम। इसमें भी आप जोड़ लो और 3 का भाग दे दो, ठीक है, इसमें भी जो संख्या दी हुई है, ठीक है, संख्या के सभी अंकों अंकों के योग में के योगफल में 9 का भाग यदि चला जाता है, 9 का भाग चला जाता है, ठीक है, तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 9 का नियम और 3 का नियम सेम एक ही है। 4 का नियम और 8 का नियम लगभग तक एक है, बहुत कम अंतर है। 4 का भाग कब जाएगा किसी संख्या में? जैसे कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे मान लो 532 दिया है, तो अंतिम 2 अंक देखेंगे, अगर ये 4 से विभाजित है तो 4 का भाग उसमें चला जाएगा, ठीक है। जैसे इसी को हम चेक कर लेते हैं, 532, इसमें देखते हैं 4 का भाग जाता है कि नहीं, तो 4 एकम 4, ठीक है, एक बचेगा, ठीक है, उतारा लेंगे 3 का, 4 तियाँ 12, ठीक है, एक बचेगा, उतारा लेंगे 2 का, 4 तियाँ 12, देखो ये कट गई, ठीक है। अब
इतना करने में बहुत समय लगेगा, यहाँ से तुरंत खट से पता लग जाएगा। ठीक है, 2 अंक देख लो, 4 के पहाड़े में देख लो, वो 2 अंक आते हैं। ठीक है, जैसे 32 है तो 4 × 8 = 32। क्लियर हो गया एकदम देखते ही। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्या है? 5 का भाग। 5 का भाग मालूम है कि यदि कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे मान लो 5 3 8 0, और एक संख्या और दी हुई है जैसे 5 3 8 5, ये दिया हुआ। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है या इकाई का अंक 5 है तो उस संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। इतना क्लियर है 5 के भाग का नियम। 6 का भाग कब जाएगा? 6 का भाग, ठीक है, इस 6 का भाग, किसी संख्या में 6 का भाग कब जाएगा, या कोई संख्या 6 से कब विभाजित होगी? तो कोई संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब उसमें 2 का भी भाग चला जाए, 2 का भी भाग चला जाए और 3 का भी भाग चला जाए। 2 का भी चला जाए और 3 का भी भाग चला जाए तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई एक संख्या हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, जैसे मान लो 54 संख्या हमने ले ली। ठीक है, अब 54 ये 2 से भी कट जाएगी। ठीक है, ठीक है, 27 आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, 54। ठीक है, और 54 3 से भी कट जाएगी। ठीक है, 54 जो है 2 से भी कट गई और 54 ये 3 से भी कट जाएगी। 54 3 से भी कट जाएगी। 3 एकम 3, 2 बचा। ठीक है, या 24 हो गया। 3 अट्ठे 24, 18 उत्तर आएगा। यानी 54 संख्या जो है वो 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसे 2 से भी काट लो, 3 से काट लो। ठीक है, अगर दोनों से कट जाती है तो 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये 6 से विभाजित होने का नियम हो गया। अब 8। 8 का भाग किस संख्या में जाएगा? 8 वाला। ठीक है, 8 का 4 का भाग देने का नियम और 8 के भाग देने का नियम लगभग तो एक ही है। 4 वाले में क्या था? अंतिम 2 अंक देखने पड़ेंगे। अंतिम अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंकों में ठीक है, अंतिम 2 अंकों में अगर अंतिम 2 अंकों में 2 अंकों में 2 अंकों में अगर 4 का भाग चला जाता है, 4 का भाग चला जाता है। ठीक है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, कितनी भी बड़ी हो। 8 में क्या होता है? अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक जैसे कोई भी संख्या दी हुई है बहुत लंबी चौड़ी। ठीक है, 5 4 3 8 2। ठीक है, और फिर 8 दिया तो ये देखो यहाँ पे ये अंतिम 3। ठीक है, अंतिम 3 ये देखो। ठीक है, अगर इसमें 8 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। क्लियर हो गया होगा इतना? ठीक है, 9 का भाग और 3 का भाग एक ऐसा है। ठीक है, 9 में क्या होगा कि कोई भी संख्या दी हुई है तो उसके सभी अंकों को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा उस योगफल में 9 का भाग देंगे। अगर चला जाए तो उस बड़ी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा, भाग देने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, 11 का भाग का नियम क्या है कि जैसे कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे मान लो 5 3 2 8 1। ठीक है, तो उसके सम स्थान और विषम स्थान। ठीक है, तो जैसे ये पहला स्थान। ठीक है, ये पहला नंबर। ठीक है, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर। ठीक है, ये वाले देख लो, ये दूसरा नंबर। ठीक है, ये चौथा नहीं होगा, ये पांचवा होगा, ये चौथा नंबर। ठीक है, तो सम स्थान पर जितने अंक हैं, ठीक है, और विषम स्थान पर जितने अंक हैं दोनों को जोड़ लो। ठीक है, तो ये जो पीले पीले के ऊपर है वो सब जोड़ लेंगे। ठीक है, जो सफ़ेद सफ़ेद के ऊपर है वो जोड़ लेंगे। ठीक है, यानी कि पहले नंबर पर है 5। ठीक है, तीसरे नंबर पर है 2। ठीक है, तीसरे पर 2। ठीक है, और पांचवें नंबर पर है 1। इसको जोड़ ले, 5 2 7 1 8। ठीक है, और इसको दूसरे स्थान पर कौन सा है? 3। ठीक है, और चौथे स्थान पर है 8। ठीक है, तो इनको जोड़ लेंगे तो ये होगा जाके 8 और 3 11। ये देखो समान नहीं है, एक जैसे नहीं है। अगर ये एक जैसा होगा तो 11 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, इसको हम काट के भी दिखा देते हैं। देखो 11 का भाग इसमें नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा ये देख लीजिए।
5 3 2 8 1 2 8 1 11 का भाग देंगे, 11 चौक 44। ठीक है। 13 में से 4 गया 9। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, उतारा लेंगे 2 का। 11 अट्ठे 88, 88, 88, 92 में से 88 गया 4। ठीक है, तो अब उतारा लेंगे, उतारा लेंगे 8 का। ठीक है, 11 चौक 44। ठीक है, 44। ठीक है, 44, 11 चौक 44, 44। ठीक है, ये 48 में से 44 जब जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, तो ये उतारा लेंगे 1 का, तो 11 का भाग 41 पूरा पूरा विभाजित होगा या नहीं, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, कि इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया। ठीक है, और ये एकदम घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो ये विभाजन वाले जो नियम हैं, ठीक है, ये हैं। अब इसके बाद इस चैप्टर में केवल एक चीज और रह गई है, भाग, भाग वाली बात, भाग, डिवीजन। ठीक है, भाग में, भाग में जो होता है, भाग इस टाइप से होता है, ऐसे देखा होगा आप लोग, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, कोई अंक लिखा होगा, यहाँ पे कुछ लिखा होगा। जब भाग देंगे तो यहाँ पे कुछ आएगा। ठीक है, इसके बाद भाग देने की क्रिया में यहाँ पे कुछ आएगा। ठीक है, और हो सकता है यहाँ पर भी कुछ हो। ठीक है, तो अब समझते हैं इनको कहते क्या है। यहाँ पे जो होता है उसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। ठीक है, यहाँ पर जो होता है उसको कहते हैं भाज्य। ठीक है, क्या कहते हैं? भाज्य। यहाँ पर जो भाग देने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसको कहते हैं भागफल। ठीक है, क्या कहते हैं? भागफल। और यहाँ पर जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं शेष फल। क्या कहते हैं? शेष फल। अब इसका सूत्र क्या बनता है ये समझ लो। अगर भाजक का भागफल में हम गुणा करेंगे, भाजक का भागफल में गुणा करेंगे, ठीक है, और उस गुणनफल में अगर ये शेष फल हम जोड़ देंगे, यहां पे करेंगे गुणा, ठीक है, और जो आएगा उसमें अगर ये हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो जो भी आएगा वो इसके बराबर होगा, भाज्य के। यानी कि भाज्य बराबर, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक। ठीक है, भाजक गुणा भागफल। ठीक है, प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। इसको ऐसे भी क्लियर कर देंगे। देखो, जैसे मान लो हमने भाग दिया, 3 का भाग 4 में दिया, तो 3 एकम 3। ठीक है, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अब देखो इस 3 का, इस भाजक का इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 गुणा 1। ठीक है, और ये जोड़ लेंगे शेषफल जो है, यानी 1। ठीक है, अब देखते हैं क्या इस 4 के बराबर आता है कि नहीं। तो देखो 3 गुणा 1 3 एकम 3, और धन 1 बराबर 4। देखिए ये इतना ही आया जितना ये है। यही तो बात हमने अभी बताई कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस चैप्टर यानी कि पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, ठीक है, उसकी जो भी थ्योरी है वो समाप्त हो गई है। ठीक है, अब इस चैप्टर पर आधारित जो भी सवाल होंगे वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो अगर आपको लाभदायक लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, और लाइक ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।